बच्चों, गुड इवनिंग। राम राम भाई, राम राम। गुड इवनिंग रजत, स्वप्निल, श्रेयस, विशाल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्रकाश, पूर्णिम, कुशल, सिद्धिमा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहादुर बच्चों। डीपीपी सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। डीपीपी सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को। हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था, और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने दो लॉ सीखा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपको वेक्टर रिजल्टेंट देता था, और उसी में हमने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी किया था हम लोगों ने, जिसमें ये था अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि हमें जो रिजल्टेंट है उसका हमें मॉड वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वो मॉड वैल्यू मिल जाती है अगर हमें इंडिविजुअल वेक्टर्स का मॉड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। एंगल लिखने का भी तरीका बताया था कि या तो दो टेल कोइंसाइड करें या दो हेड कोइंसाइड करें तो एंगल थीटा होगा। लेकिन किसी वेक्टर का टेल और किसी वेक्टर का हेड कोइंसाइड करता है तो क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, पाई माइनस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ऑपरेशन में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और पहला अपना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो है अपना क्या, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर फ्री। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा। इफ वेक्टर ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, ठीक है, और बेसिकली ये वेक्टर सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो बी टू वेक्टर्स, देन आप डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, ऐसे लिखते हो ए, बीच में ऐसे डॉट लगाते हो बी, और इसे आप बोलते हो मॉड ए मॉड बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये फॉर्मूला है अपना डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी कॉस थीटा। अब इसमें थीटा क्या है सभी बच्चों को पता है। थीटा इज बेसिकली आवर व्हाट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कोई भी हमारे पास जो दो वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। मतलब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा रहा होगा और एक वेक्टर अपने पास ये रहा होगा। एक वेक्टर इसमें ए बोला जा रहा है और दूसरा वेक्टर बी बोला जा रहा है। दोनों के टेल और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा है, यही एंगल ऑफ वेक्टर भी बोला जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी अपने पास हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिस इज द
फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट, पहले तो ये जान लो, ठीक है। अभी ये क्या बताना चाहता है उसके बारे में भी बताएंगे। कल वाला होमवर्क क्वेश्चन प्लीज डिस्कस, कौन सा होमवर्क दिया था? सारे तो लगभग डिस्कस हो गए थे। यस, वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट, वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट किसका? दो वेक्टर का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उस पर हम आएंगे, अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ए डॉट बी इज मॉड बी कॉस थीटा, यहां पर आ गए, ठीक है। अब आप देखो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, अभी देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। लेकिन अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो अगर यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो बताओ आप लोग क्या होगा? याद है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर अपने पास क्या थे? ये एक्स था, ये वाई था, और प्लेन के, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जेड था। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना था? आई कैप, इसके लॉन्ग जे कैप, और ये अपना के कैप, याद करो। तो अगर हम म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है अपना कितना, बताइए? 90 डिग्री। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आई डॉट आई सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या होगा बताओ इस फॉर्मूले में? ए के जगह पे मॉड आई कैप है, बी के जगह पे भी मॉड आई कैप है, और अगर दोनों यूनिट वेक्टर आई कैप है तो पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल होगा 0, ठीक है। तो क्या लिखोगे? मॉड आई कैप, और यहां एंगल क्या होगा? ये दोनों यूनिट वेक्टर क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। और कॉस 0 सभी बच्चों को पता है, कुछ बच्चे 0 लिख रहे हैं जल्दी में, गलत कर रहे हो। 1 इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस भी यूनिट वेक्टर का 1 है, और कॉस 0 भी 1 है। तो क्या हो जाएगा भाई? आई डॉट आई कुल मिला के हो गया 1। तो सिमिलरली इसी लॉजिक से आप बोल सकते हो कि जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा। एंड व्हाट अबाउट योर के डॉट के भी क्या होगा? 1 होगा। तो आपने क्या सीखा कि इफ द लाइक यूनिट वेक्टर्स, अगर आप लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, आई डॉट आई लेते हो, या जे डॉट जे लेते हो, या के डॉट के लेते हो, तो उनका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 1। द रीजन लॉजिक आपको पता है। लेकिन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट लिए जाएं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग आई डॉट जे, व्हाट अबाउट आई डॉट जे, तो ये तो मॉड आई होगा, मॉड जे होगा, और यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा। ये समझते हो क्यों? क्योंकि आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा यार? इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। तो आप लोग सब लोग समझ गए कि यहां पर अपने पास ये तो 1 होगा, ये 1 होगा, बट ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आई डॉट जे इज 0। with the same explanation, with the same logic, we can say that I dot j. Now what about your j dot k? It is also 0 because j और k के बीच का भी एंगल 90 है। And what about your k dot i? k dot i भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपने एक चीज देखा कि जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का, तो उसका जो है क्या हो जाएगा आंसर? 0, क्योंकि कॉस 90 हो जाएगा। लेकिन अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका हम डॉट ले रहे हैं, तो वो अपना क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक बात है। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, R1 and R2 are two vectors, and if they are parallel, तो R1 dot R2 will be क्या आएगा? वो अभी देखेंगे। cos 0 हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। बट परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जनरल पोजीशन वेक्टर की अगर बात करो, ये तो मैंने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की कहानी बताई। अगर इफ टू वेक्टर्स आर देयर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ओके, चलिए, तो ये आपने एक बेसिक बात सीखी डॉट प्रोडक्ट की। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं कहानी को, और मैं बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू जनरल पोजीशन वेक्टर,
ये तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट फटाफट निकाल दिया। टू जनरल पोजीशन वेक्टर्स, कोई भी दो पोजीशन वेक्टर हैं, वो 2D हो सकते हैं, 3D हो सकते हैं ना, 1D हो सकते हैं, तो इनके बीच का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर r1 इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है, मैंने मान लो एक पोजीशन वेक्टर ले लिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया r2, वो हो गया a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या लेना है? डॉट लेना है। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं r1 डॉट r2। ठीक है, जो आप लोग अभी एलजेब्रा में ब्रैकेट लगे करते थे ना, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, उसको आप करते थे, तो आप यहां पे क्या करेंगे? r1 डॉट r2 क्या लिखेंगे? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और इधर हो जाएगा अपने पास डॉट, इधर हो जाएगा a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो याद करो क्या करते थे आप, तो आप क्या करते थे? ठीक है, आप क्या करते थे? एक वाले एलिमेंट से दूसरे वाले एलिमेंट को क्या करते थे? ओपन करते थे। तो आप क्या करेंगे? जैसे a1 i कैप ऐसे लिखेंगे, और फिर ये डॉट इस वाले फर्स्ट एलिमेंट से इसको पूरे को ओपन करेंगे, जैसे करते थे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे करते थे। फिर क्या होगा? फिर बीच में प्लस साइन है तो फिर प्लस b1 j कैप। ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको रटा भी सकता हूं, बट लॉजिक जान लीजिए फिर रट लीजिएगा। b1 j कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे लिख सकते हो। फिर थर्ड वाले से इस पूरे को ओपन करोगे तो कैसे करोगे? प्लस ही है तो c2 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे कर दोगे। और जैसे ब्रैकेट ओपन करते थे, ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो? देखो, इस जो भी i के कोफिशिएंट है, ध्यान से सुनो, पहले स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप करते थे a1 a2 आ गया। और फिर ये क्या होगा? ये दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट होगा। आई यहां पे डॉट लिखा है ना, तो आई डॉट आई, सभी बच्चों को अभी अभी पढ़ाया गया। आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो आई डॉट आई यहां पर हो जाएगा 1। समझ गए? आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा? a1 यहां पे आ जाओ, b2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a1 b2। अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लोगे जे के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा जे के साथ, तो क्या लिखोगे यार? आई डॉट जे लिखोगे ना। तो आई डॉट जे क्या होता है? 0। अभी अभी पढ़ा आपने, आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे, तो स्केलर को पहले स्केलर से ऐसे मल्टीप्लाई करो, a1 c2, और फिर जब आई का के से, आई कैप का डॉट लोगे के से, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो फिर 0 आ जाएगा। तो क्या चमका? क्या चमका? आगे के लिए क्या चमका? ये बार बार थोड़े करोगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब मैं इसको इससे ओपन करूंगा तो हमारे काम की चीज मिलेगी केवल जे डॉट जे का कोफिशिएंट। मानते हो कि नहीं? हमें जो काम की चीज मिलेगी वो मिलेगा जे डॉट जे का कोफिशिएंट, क्योंकि जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट उस जो भी आएगा b1 a2 वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो जे डॉट जे का केवल कोफिशिएंट हमारे काम का है। तो जे डॉट जे आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, आप सीधे आप समझ रहे हैं कि केवल इनको लिख देंगे। क्या आएगा? b1 b2, और जे डॉट जे जो है 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह से इसका क्या होगा? देखो, c1 c2 और k डॉट के, यही काम की चीज मिलेगी, बाकी 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सी, यहां पे c1 होगा, तो c1 c2, ठीक है, और ये आपके 0 हो गए।
ये भी 0 हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, A1A2 प्लस यहां पे क्या होगा, ये B1 है ना, ये B1 था ना, नहीं ये रहा B1 B2, ठीक है, B1 B2 प्लस C1 C2। तो आपको R1 वेक्टर डॉट R2 क्या मिला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आप देख पा रहे हो, रटने की बात है। अगर आप इसको जुगाड़ की तरह रटना चाहते हो तो जुगाड़ देख लो क्या है, सीधे सीधे याद रखो, जब डॉट लेंगे तो I वाले कोविशेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, J वाले कोविशेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और K वाले कोविशेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करते हुए लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, A1 A2 प्लस है तो फिर B1 B2 फिर प्लस C1 C2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा आई थिंक, कि डॉट प्रोडक्ट दो जनरल पोजीशन वेक्टर का हम कैसे निकालेंगे। तो आपने इसमें ये जनरल रूल सीखा, एक रूल सीखा, उसका मैंने प्रूफ भी बताया आपको कि रूल ये होगा कि हम लाइक यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बच्चा पूछता है कि सर डायरेक्शन क्या होगा, उसकी इनोसेंसी पे मुझे अच्छा लगा कि इनोसेंट है बालक अपना, पूछ रहा है डायरेक्शन क्या होगा। अब आप खुद ही बता दो यार बेटा कि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, ये डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा डायरेक्शन, आप खुद ही बता दो। मैं वही कहता हूं कि अभी से आदत डालो अपने दिमाग को चलाने की, अपने दिमाग को चलाने की आदत थोड़ा डालिए, नहीं तो स्पून फीडर ही बने रहोगे। ये देखो सब बताए हुए, आपने जो सवाल का आंसर पूछा है वो आपके पास है, ठीक है, अपने सवाल का जवाब आप खुद ही दे सकते हो। क्या है देखो, ये भी स्केलर है पूरा। तो यार कभी भी डॉट प्रोडक्ट जब भी आप करते हो तो मैग्नीट्यूड आता है केवल, है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड। जब भी आप है ना, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी भी दो क्वांटिटी का तो आपको वेक्टर नहीं मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। तभी याद करो जब मैं हर चीज जो लिखता हूं उसमें राज छुपा होता है। देखो ये राज छुपा था, इसको तुमने ध्यान नहीं दिया शायद। डॉट प्रोडक्ट का मैंने दूसरा नाम लिखा, निकनेम, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। इससे आप क्या समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट मैंने अपनी मर्जी से थोड़े लिख दिया। स्केलर का मतलब केवल मैग्नीट्यूड। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का, जनरलाइज कर रहा हूं, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डॉट लेते हो तो आपको केवल एक मैग्नीट्यूड मिलता है, ओनली एक क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिक्स में अभी से लेकर आगे 12th क्लास तक आप बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी पढ़ेंगे जिनका फॉर्मूला दो डॉट प्रोडक्ट से आएगा, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो मुझे क्वांटिटी मिल रही है ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, तो इसका तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, तो वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपने दो जनरल पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखा, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको क्या पता चलेगा बताइए। मतलब R1 डॉट R2 क्या मिलने वाला है आपको, वो हो जाएगा मॉड R1, इसका मैग्नीट्यूड मॉड R2। और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो दे आर लाइक दिस, यहां कुछ ऐसा R1 होगा और इधर कुछ ऐसा R2 होगा। दोनों के बीच का एंगल अपना 90 है, अगर तो यहां आप cos 90 लिखोगे जनरल, तो ये ओवरऑल cos 90 जीरो होता है, तो ये इधर टर्म आ जाएगा जीरो। तो आपने देखा कि अगर कंडीशन आपको चेक करनी है, आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो कि आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां कर सकते हो, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को चेक किया जा सकता है। इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, देन व्हाट वी कैन से कि ये वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू।
ठीक है, ठीक है। आप इसका जो है कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट इज द कन्वर्स? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। दोनों ट्रू हैं, ठीक है। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम देयर कि वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट कर दीजिएगा। इफ R1 is equal to 3 minus k I cap plus j cap plus 2 k cap and R2 equal to minus j cap plus 2 k cap, ठीक है। इफ वेक्टर R1 एंड R2 आर perpendicular to each other, then find the value of constant k। ये k अपना कांस्टेंट है, तो k की हमें वैल्यू निकाल देनी है। जल्दी बता दीजिए कि अगर दो वेक्टर हैं इस तरीके से, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के? के की क्या वैल्यू रहा होगा? के की क्या वैल्यू रही होगी जिससे कि R1 और R2 हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे? 0, 3, 3, अलग अलग आंसर आ रहे हैं हमेशा की तरह। बच्चे जो है ऑप्शन बनाने लगते हैं, वो सोचते हैं सर चीटिंग कर रहे हो आप, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो चलो ऑप्शन हम बनाए देते हैं। तो कोई बच्चे देखो ऑप्शंस बना रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है 0, दूसरा बोल रहा है 3, कितना बढ़िया ऑप्शंस बना रहे हो तुम लोग। एक बोल रहा है 6, ओके, एक बोल रहा है रूट 11 के, ओ माय गॉड, रूट 11 के, रूट 11। एक लिख रहा है एनीथिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नितेश भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब तो 4 ही ऑप्शन है यार, अब तुम्हारे ऑप्शन ले नहीं सकते। उसने लिख दिया एनीथिंग, कुछ भी कर दो। तो ऐसे लोग जो है मतलब अभी से जो है ऊपर उठ चुके हैं, समानता असमानता का व्यवहार नहीं रखते, के को कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग बाबा बनने की टेंडेंसी में हैं, मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपको लॉजिक बताया कि अगर दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो सभी लोगों को पता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, करना चाहिए था। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then what condition you will apply? R1 dot R2 अभी तो किया, इज ए नल वेक्टर, मतलब वो 0 होगा, यहाँ नल वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेना भी सिखाया। तो 3 माइनस के आई कैप, ये देखो अब मैं वही कह रहा हूं ना, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अभी ऊपर बताया गया, और इसी पे एक ऐसे जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते थे डिट्टो, ठीक है, एक वर्ड होता है डिट्टो। तो डिट्टो क्वेश्चन दिया है आपको, हम लोग बचपन में बोलते थे डिट्टो है भाई, डिट्टो क्वेश्चन है, मतलब हु बहू वैसा ही क्वेश्चन है, कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। तो 3 माइनस के आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये R2 है माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इन्हीं का डॉट लेना था यार, और इसी को 0 कर देना था ऐसे, तो आपको के में इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा तुम लोग भी बोलते हो, अच्छा चला आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें लगा तुम लोग तो मुझसे थर्ड जनरेशन हो ना। हाँ थर्ड ही, और क्या थर्ड ही हो, छोटे बच्चे हो मासूम से तुम लोग। तो तुम लोग का जनरेशन मेरा जो था उससे एक जनरेशन फिर दूसरा बीच में आया था, फिर दूसरा, तो आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, तो मुझे लगा आप लोग नहीं बोलते होगे, बोलते हो। तो 3 माइनस के आई कैप, और ये अब आप बताओ यार डॉट लो
तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में तो ये तो नहीं कर दिए, यहां सर जे कैप है, तो भाई मेरे जे कैप है, इसका मतलब मैं फिर समझा दूं उन बच्चों को जो अपने मासूम से प्यारे बच्चे हैं, वो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, सर यहाँ पे आई कैप नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस प्लस क्या माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। जब कोई भी यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है यूनिट वेक्टर का, तो आप उसको कोफिशिएंट को क्या मानते हो, 0 मानते हो। तो इसका मतलब आप यहां पे करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, जब आई है ही नहीं, जब आई है ही नहीं, तो एक बच्चा शायद सही बोला था भाई, उसी ने सही बोला था कि अगर आप इसको इसके साथ करोगे, है ना, तो ये 0 है, तो इसका मतलब k की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है, वो k की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सही बना नहीं है, क्वेश्चन को पहले सही बना दें। k की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन को सही बनाते हैं पहले, क्वेश्चन बनाने में भी दिमाग लगता है। तो ये हो जाएगा R1, समझ गए ना तुम लोग, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था। एक बच्चे ने बोला था कि कुछ भी, तो उसने गलत नहीं बोला था, बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप वैल्यू निकालो, इसीलिए मैं R2 को कुछ लिख देता हूं, है ना, R2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलो 3 लिख दिया, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ठीक है भाई, ठीक है, बाकी नहीं तो उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही हो जाता, उस बच्चे ने सही सोच लिया था, बाकी लोग पता नहीं कैसे वैल्यू निकाल रहे थे। तो अब आपको मैंने R2 चेंज कर दिया, R2 ये दे दिया, ठीक है, तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, R2 ये है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 0, ठीक है। चलो करो अब, तो क्या हो जाएगा, 3 आई के कोविशेंट को मल्टीप्लाई करते हो जे के कोविशेंट को और के को, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस के, ठीक है, और प्लस देखो जे का कोविशेंट यहां मतलब केवल जे है, मतलब कोविशेंट क्या है 1 है, और यहां पे -1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, और 2, और यहां पर भी 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ 4। बताया था डॉट लेने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के जो लाइक यूनिट वेक्टर है उनके कोफिशिएंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी प्लस माइनस उसके साथ। तो अब शायद बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 के, और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो अब आंसर भी सही आएगा, तो 12 इज इक्वल टू 3 के। वो क्वेश्चन भी गलत नहीं था, वो क्वेश्चन भी गलत नहीं था, वो और बढ़िया क्वेश्चन होगा, मानते हो कि नहीं। उसमें के पे के तो 0 हो जा रहा था, के कुछ भी हो जाए, इस साइड 0 था तो वो डॉट में 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक ही बच्चे ने उस चीज को पकड़ा था और उसने कहा था कि कुछ भी लिख दो, मुझे लगा था वो मौज मौज में लिख दिया कुछ भी लिख दो, ठीक है, मुझे लगा था कि वो बच्चा ऐसे ही मौज मौज में आंसर दे डाला, उसका नाम नहीं पढ़ पाया मैं, तो मौज मौज में उसने लिख दिया था कुछ भी दे दो, ठीक है। तो k इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए आपको डीपीपी में परेशान मत होइए, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको डीपीपी में से अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 5 6 नहीं बनेंगे, तो जो बनते हैं उसे बना लो। और उसके बाद से जो फंस रहे हैं, ठीक है, नितेश नाम था, अच्छा बहुत बढ़िया, नितेश जी ने सही चीज दिमाग लगाई थी। तो उन्होंने अगर आपसे नहीं बनता है तो उसके सॉल्यूशंस भी भेजे जाते हैं, तुरंत नहीं भेजे जाते कि आप तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे और आप ट्राई नहीं करोगे, तो 2 दिन बाद भेजे जाते हैं। तो आप वो सॉल्यूशंस को देख लीजिए, सॉल्यूशंस को देख के समझेंगे तो फिर आप दिमाग चलाएंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी आपको कोई परेशानी बहुत परेशान करता है तो आप मुझे बताएंगे, तो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दैट इज द वे हाउ यू हैव टू टैकल द डीपीपी, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं बना, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे, डीपीपी का डिस्कशन जो है एक डे आपको बता दूंगा, हर वीक में एक दिन डीपीपी का डिस्कशन रख लेंगे जिसमें तुम लोग मुझसे बता देना कि कौन सी डीपीपी डिस्कस करनी है, तो वहां से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए
तो आपने यहां से ये चीज सीख लिया कि डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन सीखा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एंगल, ठीक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। -4 हो रहा है क्या, ये हो गया अपने पास 12 और ये -3 के और यहां पे आएगा +3 के। हाँ सही कह रहे हो, 12 उधर जाएगा, नहीं भाई ठीक तो है यार, कहाँ माइनस आएगा, 3 के इधर आएगा, ये 12 सही तो है यार, ये सही है भाई। के आपका -4 कहाँ आ रहा है नितेश भाई, के -4 नहीं है, ठीक है, आप ठीक से ध्यान से कैलकुलेट करिए, यही आएगा। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का भी हम हेल्प ले सकते हैं। कैसे, अभी आपने पढ़ा था कि r1.r2 इज इक्वल टू मॉड r1 लिखूं या r1 लिखूं, सभी बच्चे जानते हैं, कई बार मैंने बताया था आपको कि मॉड r1 को आप r1 भी लिख सकते हैं, मॉड r2 अगर ऐसे लिखा है मतलब सिंपली मैग्नीट्यूड ये चीज बता रहा है, तो r1 r2 cos थीटा ये आपने लिखा। तो मुझे ये बताओ यार कि cos थीटा आप यहां से क्या बना पाओगे, एक फॉर्मूला r1.r2 अपॉन में मॉड r1 मॉड r2, मानते हो कि नहीं। तो अगर आपको कभी भी दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हों एट रैंडम और उनका आपसे क्या पूछ लिया जाए, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को, है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, मानते हो कि नहीं। तो दिस इज योर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का एक और एप्लीकेशन आप यहां से देख पा रहे हो, दिस इज द एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक इसमें एग्जांपल लें, फाइंड एंगल बिटवीन r1 वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड r2 इज इक्वल टू √3i कैप प्लस j कैप, √3i कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, बाद में कर लेना, cos थीटा निकाल लेना, फिर थीटा को cos इनवर्स ऑफ समथिंग कर देना, ये तो सभी लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू मान लो कुछ k है, तो थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं cos इनवर्स ऑफ k, तो ये आप बाद में कर लेना, पहले cos थीटा निकाल लेना, ठीक है। तो आप यहां से एंगल बिटवीन r1 एंड r2 आप ये आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, जल्दी से इसका आंसर जरा बताओ, देखें तुम लोग कितना सही करते हो, इसका एंगल बताओ क्या आएगा। अच्छा, होमवर्क किसी बुक से चाहते हैं आप, बिल्कुल आपको मैंने दो बुक बताई हुई है, एक आपका SC वर्मा है जो हमारी मेन बुक होगी, उसका मैं होमवर्क यहाँ पे टिक कराऊंगा, परेशान मत होइए, लेकिन अभी इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि बेसिक मैथ और वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर और बेसिक मैथ्स में SC वर्मा में कुछ ऐसा बहुत सवाल नहीं है, इसलिए जब काइनेमेटिक्स शुरू होगा तो मैं आपको धीरे धीरे वहां से SC वर्मा से क्वेश्चन टिक कराऊंगा, और उससे एडवांस लेवल की जो बुक है अपनी इरोडोफ, तो फिर इरोडोफ के भी क्वेश्चंस भी मैं टिक कराऊंगा। तो ये दो बुक अपनी बुक होगी जिसको हम फॉलो करेंगे। मैंने फर्स्ट डे भी बता दिया था आप लोगों को। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, cos इनवर्स -√3 प्लस 1/2, बहुत डरावना एंगल आ रहा है यार, क्या बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अब cos थीटा, हमें पहले cos थीटा निकालने के लिए इनका डॉट पता होना चाहिए और इनका मॉड पता होना चाहिए, तो पहले इनका डॉट ले लेते हैं, r1 डॉट r2,
क्या आ जाएगा R1 डॉट R2, देखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट √3 आई कैप प्लस जे कैप। मैंने बता रखा है कि जब के नहीं है मतलब क्या है, 0 के कैप, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो आई के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ पे √3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 आएगा। ठीक है, और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या आ जाएगा -√3 + 1, ऐसे लिख सकते हो -√3 + 1, और के का ये 1 है और ये अपना 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास डॉट आ गया। मॉड क्या आएगा, मॉड R1 क्या आ जाएगा, मॉड R1 आप देखो यहां से क्या आएगा, -1² + 1² + 1², मानते हो, तो आपको मिल जाएगा √3। इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा, मॉड R2 हो जाएगा √3² + 1², और ये हो जाएगा अपने पास 2, है ना, 4 और ये 2। तो फाइनली कॉस थीटा हम लिखने वाले हैं, वैल्यू सबकी हम निकाल चुके हैं। डॉट की वैल्यू आई है -√3 + 1, मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, अपॉन में यहाँ पे मॉड R1 इंटू मॉड R2 मतलब 2√3। ठीक है, तो थीटा क्या लिख सकते हैं आप, कॉस इनवर्स -√3 + 1 अपॉन 2√3। तो कुछ बच्चों ने सही आंसर भेजा था, यही आ रहा था, उन्होंने उसको ऐसे ही लिखा था, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के सही आंसर थे। ठीक है, तो दिस इज आवर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन आपने डॉट का सीखा। नेक्स्ट अगर बात करें जो अपने फिजिक्स में आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन की, वो हम ये कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो आप बहुत यूज करने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताना चाहता है, जैसे आपने अभी वेक्टर एडिशन से सीखा था कि 2 वेक्टर 3 वेक्टर को हम वेक्टरली ऐड करते हैं, तो वो क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है उनका रिजल्टेंट, है ना, वो बताना चाहता है उनका रिजल्टेंट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, और दूसरा वेक्टर है अपने पास बी, ये है अपना बी वेक्टर। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, तो जो अपना ओ ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फिर, मॉड ओ ए कितना हो जाएगा, वो ए के बराबर, इसका लेंथ क्या है, ए के बराबर है। इसी तरीके से ये वेक्टर ओ बी है, और ओ बी वेक्टर को बोला जा रहा है अपना बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड इतनी लेंथ, ओ बी लेंथ को बी लेंथ बोला जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस पूरी कितनी है अपनी बी, और ये ए है, एंड दिस इज योर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अभी आपने क्या पढ़ा, ए बी कॉस थीटा, यही तो पढ़ा यार, ए बी कॉस थीटा, ठीक बात है। अब इस ए बी कॉस थीटा आपने पढ़ा, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा यहां आइए, मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, और वो कंस्ट्रक्शन है कि मैं यहां पर ए से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ए से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, और जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इसको मैं सी नाम दे रहा हूं, जहां पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है वो आपका सी नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये आपको जो ट्रायंगल दिखता है, इस ट्रायंगल में ये लेंथ हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सभी बच्चों को। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग ये बताओ कि ये हाइपोटेनियस ए है, ये परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या है, बेस है। ध्यान से समझिएगा। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए सी, what can you say in triangle OAC, what can you say for cos theta? ठीक है, तो cos थीटा क्या लिख सकते हो आप,
अपोजिट साइड क्या है, कॉस थीटा बेस, बेस क्या है अपना ओसी, अपॉन में व्हाट इज योर हाइपोटेनियस, इट इज ओ ए, यही है। तो ओसी लेंथ क्या लिख सकते हो आप, ओ ए कॉस थीटा, इतना तो सभी बच्चों को आता है साइन कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप देखिए ओसी जो है क्या लिखा जाएगा, ओ ए की लेंथ कितनी है, हमने ए माना है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा। अब यहां से कहानी शुरू होती है, आपको चमकना शुरू होगा कि अगर मैं ओ ए था, इसका मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो आपको मैंने पोजीशन वेक्टर में भी सिखाया था, याद करिए कि कोई पोजीशन वेक्टर आर है, उसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई का जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट क्या बताता था कि वो जो टोटल पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, उसका कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो वहां तो एक्स वाई जेड एक्सिस होते थे, अब यहां उल्टा है। अब यहां पर एक वेक्टर ए है, देखो इधर, और ये वेक्टर बी है। तो आप ये बात समझ रहे हो कि मैंने तुम लोगों को ये भी सिखाया था कि अगर मैं तुम लोगों को विजुलाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि आपने एक यहाँ पे स्टिक खड़ा कर रखा है इंक्लाइंड, एक स्टिक जो है, धूप है ना, दोपहर का टाइम है, और आपने एक यहाँ पे स्टिक जो है ऐसे इंक्लाइंड खड़ा कर रखा है। तो वहां से जो सन रेज आ रही हैं, उस स्टिक जो इंक्लाइंड है उसका ग्राउंड पे कोई शैडो पड़ेगा। तो जो शैडो है, दैट पर्टिकुलर शैडो is basically your what, this particular shadow is basically your projection और component। ये मैंने तुम लोग को समझाया भी था, फिर यहां समझा रहा हूं कि अगर वो जो शैडो है, यहां से अगर कोई लाइट रे फॉल करा रहे हो, यहां से अगर आप कोई लाइट रे फॉल करा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप ये लाइट रे फॉल करा रहे हो, इस लाइट रे का यहां पे एक शैडो मिलेगा, और जो ये शैडो जोन आएगा वो कितनी लंबाई होगी, ये जो शैडो आएगा हमारे पास, ये ओसी लेंथ का होगा ये। और जो ये शैडो जोन आ रहा है, द लेंथ ऑफ दिस ओसी इज बेसिकली वोट, दिस लेंथ ऑफ ओसी इज बेसिकली वोट, ओसी जो है आप क्या बोल सकते हो, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, और वेक्टर ए लॉन्ग वेक्टर बी। किस पर ये प्रोजेक्शन ले रहे हो भाई, ओ बी कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। तो इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लॉन्ग वेक्टर बी, ठीक है। तो अब आप ओसी को ये लिख सकते हैं प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब आपने ये लिख दिया। अब आपको पता है कि जो ये लेंथ है ए का कितना पार्ट बी पे लाई कर रहा है, ए वेक्टर का कितना पार्ट बी वेक्टर पे लाई कर रहा है। ये उसी तरीके से है कि कोई पोजीशन वेक्टर आर था, उसको आप लिखते थे एक्स आई कैप, मतलब वो आर का एक्स लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग था। तो अब वहां तो एक्स एक्सिस था, यहां पे एक्स एक्सिस की जगह पे कोई वेक्टर बी हो गया है और यहां पे कोई वेक्टर ए है, तो उसका हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ओसी की लेंथ कितनी आ गई भाई, ए कॉस थीटा। तो आपने सीखा कि ओसी जो अपना होगा, ए का कितना पार्ट बी की तरफ होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक बात है। तो अब जरा यहां पर आ जाओ, जो अपना ए बी था, इसमें ए डॉट बी आपने लिखा, यहां से आप ए कॉस थीटा जो आप बता रहे हो यही तो ओसी है। तो यहां से ओसी क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहां पुट करोगे तो यहां से ओसी क्या आ जाएगा, देखो ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, जनरल फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या मिलता है ए कॉस थीटा के लिए, या आप ये बोल सकते हो इट इज प्रोजेक्शन ऑफ, यही तो है ना ए कॉस थीटा, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, मैंने वहां भी लिखा है, ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो या तो आप इसको डायरेक्ट ए कॉस थीटा लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक जनरल फॉर्मूला मिला, जनरल फॉर्मूला
है ना, फॉर component of one vector along another vector। क्या मिला बताओ, क्या मिला? दिस इज इक्वल टू, दोनों का डॉट ले लो और किसके मॉड से डिवाइड करोगे, किसके मॉड से डिवाइड करोगे, जिस पर आप कंपोनेंट ले रहे हो। आपने देखिए बी के मॉड से इसको डिवाइड किया है, तो आप जिस पर कंपोनेंट ले रहे होगे उसके मॉड से आप डिवाइड कर दोगे। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एक ओसी मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस थीटा। तो या तो आप ए है, ए का मॉडुलस, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है, तो या तो इधर ए कॉस थीटा कर दो तो वही ओसी होगा। या अगर आपको वो नहीं पता है, अगर आपको ए का मॉड नहीं पता है और थीटा नहीं पता है, बस ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, तो जब ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर वेक्टरली है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का डॉट ले लो और जिस पर आप प्रोजेक्शन लिख रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करने का है, उसके मॉडुलस से या मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का है। तो आपको मैंने दो तरीका बताया किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लेने का। क्या कि या तो आप उस जिस वेक्टर का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लेना चाहते हो उसका आपको मैग्नीट्यूड पता है और एंगल बिटवीन द वेक्टर पता है, तो थीटा के अलोंग वाला आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, तो वो हो गया प्रोजेक्शन। या फिर आपको थीटा और ए नहीं पता है, केवल ए और बी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो आप इन दोनों का डॉट, क्योंकि ए डॉट बी बाई बी ये मैंने प्रूफ किया वो ए कॉस थीटा के ही तो बराबर है। तो अगर आपको ये दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में पता है तो इनका डॉट ले लो और इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, एक कंपोनेंट हमारे पास यहां भी आएगा, एसी की बात करो, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, एसी की बात करो, ठीक है। तो एसी की एक तो अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट है और एक वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला जो होगा उसको देखते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये सब अगर आपको नहीं आएगा तो ये सब पता नहीं अच्छे क्वेश्चन में कब कहां यूज हो जाए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, यही लेके चल रहे हैं रेफरेंस, यही लेके चल रहे हैं, और वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बारी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चे आप लोग बताओ जरा, कुछ बच्चे दिमाग लगाओ, चलाओ, बताओ क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जल्दी कमेंट करो। ये अपना वेक्टर ए है, यही वेक्टर ए था और ये अपना वेक्टर बी था, ये डायग्राम में फिर बना दे रहा हूं, ठीक है। तो यही अपने वेक्टर ए था जो था ओ ए, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने ए बोला था, ये ओ बी था और इसका मैग्नीट्यूड हमने बी बोला था। अब ये थीटा था, तो मैंने कहा था कि हमने अभी अलोंग वाला लिख लिया, ठीक है। प्रत्युष ने आंसर सही दे दिया, बहुत बढ़िया भाई प्रत्युष, ए साइन थीटा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। बी साइन थीटा लिख रहा है एक बच्चा, कहीं गलती कर गया हो। ठीक है, जो लेट ज्वाइन किए हैं भाई उनको, आपको जब आप ऐप पे जाएंगे तो सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उसको कवर अप करने के लिए। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कि मैंने अभी कहा था कि इस पे आपने एक ऐसे ड्रॉप किया, एक कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये ड्रॉप किया आपने और आपने जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था जिसको सी लिखा था। तो ये लेंथ आपने अभी निकाला था, ए का थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट निकाल लिया था, वो कितना था, ए कॉस थीटा, ये आपने निकाल लिया था। तो इसी तरह साइन लगा दो, इतना तो सब लोग समझते हो। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड मतलब ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए, तो ए सी क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो जो ये ए सी आएगा, ए साइन थीटा, यही अपना क्या होगा, इस ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बी पर। कैसे, अगर आप फिर इसको विजुलाइज करना चाहते हो तो अब जो ये लाइट रे आपने जो यहां पे डाली थी, वो लाइट रे अब ऐसे डाल दो,
सभी को पता है कि लाइट रे जो भी पड़ती है शैडो जस्ट उसके अपोजिट पड़ता है। तो अब लाइट रे मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ये जो लाइट रे आपने डाला, ठीक है, ये लाइट रे आपने फॉल कराया, और ये मान लो कि यहां पे स्टिक है और ये कोई स्क्रीन है, इसे आप कुछ ऐसा मान लो कि यहां पे स्क्रीन है, तो इसका शैडो यहां पे पड़ेगा कि नहीं, तो यहां पे ये शैडो लेंथ होगा, ठीक है। दिस वन AC इज आवर वोट, AC क्या होगा, शैडो ऑफ OA, यही तो होगा, और दैट वी कॉल इट, ये भी अपना कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, OA का कौन सा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपने B के अलोंग लिया और दूसरा कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है AC, आप देख रहे हो कि B से 90 डिग्री बना रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ A अलोंग, क्या बोलोगे इसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ A along B, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इनफैक्ट AC जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, तो कायदे से मुझे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, हमें जो ये मिल रहा है ना AC, ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है, मानते हो कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा AC A sin थीटा, ये आपने देख लिया। तो आपने एक बहुत बड़ी चीज सीखी जो आप पूरे फिजिक्स में हर दो क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में आप यूज करने जा रहे होगे, कि एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का हम कंपोनेंट लेना सीख गए। एक कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, मतलब थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यार अलोंग B क्यों, मैंने B लिया है, आप कहीं भी ले सकते हो, दूसरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने दो वेक्टर समझाने के लिए लिया है, तो मैंने बी लिया है, इसलिए मैं बी लिख रहा हूं, आपको जहां पे बोला जाएगा वो लिखिएगा। तो यहां पर ये है, इसको इस थीटा के लॉन्ग हो गया ए कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो हो गया, ये जो आपकी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या हो गया, ये अपनी डिस्टेंस हो गई ए साइन थीटा, मानते हो कि नहीं, और ये हो गया अपना ए कॉस थीटा, और ये हो गया ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि आप इसको ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा जो तुम लोगों को बताया था, चलो उस पर हम आगे आएंगे। तो शैडो ऑफ OA आपको मिल गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका वेक्टर फॉर्म चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मुझे इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे करोगे यार, बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लिखोगे। ये जो लेंथ आया है ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा है, इसका जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, देखो बी पे परपेंडिकुलर है। ये ए साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो किस पे परपेंडिकुलर है, अपना बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे AC पूछेगा तब तो आप डायरेक्ट ए साइन थीटा लिख दोगे, लेकिन अगर आपसे कहीं AC वेक्टर पूछ ले, अगर आपसे AC वेक्टर पूछ ले तब आप क्या करने वाले हो, AC वेक्टर अगर पूछ ले तो ये सोचिए, AC अगर आपसे वेक्टर पूछ ले तब आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसको अभी हम करेंगे, लेकिन अभी सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया कि हम कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। और या फिर अगर वेक्टरली अगर आपसे बोला जाए कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो एक बच्चा ने कुछ दिमाग लगाया है, बढ़िया दिमाग लगाया उसने बोला कि जे कैप कर दें, लेकिन वो मिस कर गया। जरूरी नहीं है ना यार कि अपना जो ये बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस होगा, कोई जरूरी नहीं है, तब ये जाके जे कैप होता, ये नहीं बोल सकते। बी वेक्टर कोई भी स्पेस में ऐसा हो सकता है, ये बात समझ गए, बी वेक्टर कोई भी ऐसा हो सकता है। तो हम बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको बोलना चाहिए, जे कैप नहीं। जरूरी नहीं है कि बी वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो। तो अगर हमें इसको वेक्टरली लिखना है तो हम क्या ढूंढेंगे कि हम इतने मैग्नीट्यूड को किधर डायरेक्ट कर दें, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हम जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उससे हम इसको क्या कर दें,
मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उस पर अभी आएंगे अभी। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सीख लिया कि कैसे हम कंपोनेंट लेंगे। तो आई थिंक सभी बच्चे ये बता पाओगे कि इसका कंपोनेंट क्या होगा। जैसे मैं अगर आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछूं कि मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है F, देखिएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस अब दे रहा हूं और ये वाई एक्सिस दे रहा हूं। ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस दे रहा हूं और ये वाई एक्सिस, और ये अपना फोर्स है एफ फोर्स। मान लो ये 10 न्यूटन है, आपने 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है कितना 30 डिग्री मान लो। तो क्या आप इसका कंपोनेंट लिख सकते हो? क्या आप इसका कंपोनेंट लिख सकते हैं? बताइए। इसका आप कंपोनेंट लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। बिल्कुल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा? और अगर आपने कंपोनेंट लिख लिया तो आप इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। कंपोनेंट अलोंग व्हाट, एक बच्चा पूछता है कंपोनेंट अलोंग व्हाट। भाई यहां पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट बताना है। तो आप तुरंत अब बता पाओगे। अभी अभी आपने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर का, बहुत बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया और बहुत जल्दी दिया, बहुत अच्छी बात। तो अभी आपने पढ़ा कि यार इसमें जो ये कंपोनेंट दिखता है, ये वाला जो थीटा के लॉन्ग है वो कॉस वाला होता है। अभी आपको कॉस से बताया मैंने, थीटा के लॉन्ग वाला कॉस होगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है, मतलब जो ये लेंथ है आपकी फोर्स की, फोर्स वेक्टर है ना ये, तो इस फोर्स वेक्टर का लेंथ है 10 न्यूटन। तो पहले हम इसका कंपोनेंट लेंगे। इधर कितना आ जाएगा यार? 10 cos 30, यही तो होगा। ये जैसे a था तो a के अलोंग इसका कंपोनेंट था a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर था a sin थीटा। यहां पर b वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट था, लेकिन हम यहां पर b वेक्टर के लॉन्ग नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पे कंपोनेंट किसके लॉन्ग लिख रहे हैं? x एक्सिस के लॉन्ग। तो जब मैं x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लिख रहा हूं यार, तो मुझे इसको इस मैग्नीट्यूड को कितने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था? आई कैप से। ये बात शायद सभी बच्चों को हजम हो गई। और अगर ये 10 sin 30 है तो ये कंपोनेंट किधर है? पैरेलल टू y है। तो इसको मुझे किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर, किस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? जे कैप से। इसका मतलब ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड दिया है, तो क्या आप इसको देखकर इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं? इस फोर्स का क्या हो जाएगा बताइए? इस फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा जिसको एफ एक्स बोलेंगे, दैट इज योर एफ एक्स एंड दैट इज योर एफ वाई। मानते हो कि नहीं? इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। तो एफ एक्स इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। मानते हो? तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? एफ एक्स आप लिख चुके हो, कितना लिखे हो? 10 cos 30। 10 cos 30 इज योर √3/2, मतलब 5√3। तो 5√3 आई कैप प्लस एफ वाई क्या हो जाएगा? 1/2, तो 5 जे कैप। तो इस तरीके से अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया जाए किसी वेक्टर का और उसका एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से एंगल दिया जाए, तो भी आप आसानी से उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो उसके कंपोनेंट को लेके। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एंगल ले लें तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप ये एंगल लेके भी कर सकते हैं। जब आप वो एंगल लेंगे, देखिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, पहले ये देख लीजिए, सभी लोग क्लियर है? तो मैंने इसको एक्स था इसीलिए मैंने आई कैप के लॉन्ग किया। अब यहां पर ये जो ए कॉस थीटा है, अगर आपको बोला जाए कि ये जो वेक्टर है ओसी वेक्टर लिख दो, ध्यान दो जरा, तो ओसी वेक्टर क्या लिखोगे? ओसी की लेंथ कितनी है? ए कॉस थीटा। अब ये कंपोनेंट आपने किधर लिया है? किसके लॉन्ग लिया है? बी वेक्टर के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं लिया है आपने। किसके लॉन्ग लिया है? बी वेक्टर के लॉन्ग। तो बी वेक्टर के लॉन्ग लिया है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर? इट इज बी कैप। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी कैप।
तो अगर आपको ओसी वेक्टर पूछ ले तो आप ओसी का मैग्नीट्यूड तो ए कॉस थीटा जान चुके हो, इसको किस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, बी कैप से। तो आप ओसी का अगर वेक्टर फॉर्म, ये बोला जाए वेक्टर कंपोनेंट, ये क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ओए वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओए वेक्टर एलोंग किधर, एलोंग ओबी वेक्टर या बी वेक्टर। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, तो आपने वेक्टर कंपोनेंट में ओसी का पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया, वो सभी बच्चों को पता है ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो ए कॉस थीटा है वो बी के अलोंग है, बी के अलोंग है, ठीक है। भाई मेरी मजबूरी समझो मेरे भाई, हिंदी में मैं अभिषेक नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि हिंदी में कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता कि वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या पता, नहीं पता, मुझे टर्मोलॉजी हिंदी में नहीं आती। बाकी मैं ट्राई करता हूं इसीलिए कि पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ाऊं, बीच बीच में आदत के अनुसार मैं पूरा इंग्लिश ही पढ़ाने वाला इंसान हूं, तो लेकिन मैं जो समझाने वाला टर्म है वो हिंदी में ही बोलता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, लेकिन मेरी मजबूरी आप समझिए, मैं हिंदी में नहीं बता, क्योंकि मैं, मेरी जो एजुकेशन हुई है वो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हुई है, केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूं क्लास 1 से 12 तक, जिसमें इंग्लिश मीडियम था, तो मुझे हिंदी की टर्मिनोलॉजी नहीं पता, अभिषेक भाई क्षमा करें मुझे, ठीक है। तो ये आपको मेहनत करना पड़ेगा कि हिंदी में, और ये एक चीज बताओ यार अभिषेक, ये सब तुम हिंदी में क्यों सीखना चाहते हो, ये सब तुम इंग्लिश में ही सीखो ना यार, क्योंकि तुम्हें आगे फायदा होगा, इंग्लिश में ही सीखिए। आप अभी 11th में हो तो अपना मीडियम आप हिंदी में क्यों रख रहे हैं, इंग्लिश में रखिए, आपके लिए सब नया है, सब इंग्लिश में पढ़िए, क्या दिक्कत है। मानसी पूछ रही है क्यों नहीं पता, इसीलिए नहीं पता, ठीक है। अरे वाह, केवी के और भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। किस केवी से हो भाई मेरे, केवी के बच्चे हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ठीक है। तो ए कॉस थीटा आपको पता है और बी कैप आप लिख दोगे, तो बी कैप आप और क्या लिख सकते हो, बी कैप हो जाएगा बी वेक्टर, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर होगा, मॉड बी। तो ये आप बी कैप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको ये कॉम्पोनेंट, वेक्टर कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। भाई मेरी लंबाई शुरू से बहुत ज्यादा रही है, ठीक है, तो मैं हमेशा से बैंक बेंचर ही रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बैठ जाऊंगा पीछे वाला बालक देख नहीं पाएगा, टीचर भगा देता था। नहीं भैया, केवी कंकड़ बाग से नहीं है, हम पटना से नहीं है, हम केवी जो है जमशेदपुर से थे, थ्रू आउट मैं जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, रेलवे में मेरे फादर थे तो मैं जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, ठीक है। और अयोध्या से भी नहीं हूं, ठीक है, बहुत पूरे देश का हूं मैं, पूरे इंडिया का हूं भाई, बहुत जगह भटका हूं, ठीक है। मेरे फादर का जहां जहां ट्रांसफर होता था वहां वहां मैं केवी में पढ़ता था, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, अब आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, भूल जाओ अभी केवी ओवी, इधर देखो सब लोग। तो ये बात, इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले बताइए। आपने दो चीजें सीखा, ए का कंपोनेंट सीखा बी के लॉन्ग, क्या सीखा, ए कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा आपने सीखा ए साइन थीटा। अब अभी तक हम लोग ए साइन थीटा निकाल चुके हैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बच्चे सेंटी हो रहे हैं, अपना बता रहे हैं, ठीक है। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, बोर्ड पे आइए, भूल जाइए वो सब, ठीक है। हम सब एक हैं, ठीक है, हिंद देश के वासी सभी जना एक हैं, चाहे आप कहीं भी रहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ, अपने बच्चे सभी जो है अलग अलग जगह के हैं, बट हम हिंद देश के वासी हैं, तो सब हम एक हैं। चलो इधर देखो, अब बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, हिंद देश के वासी सभी जना एक हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए, तो अब आपने ए कॉस थीटा निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या होगा, जो भी आपने ए कॉस थीटा निकाला है वो किसके लॉन्ग था, बी के लॉन्ग, तो बी के यूनिट वेक्टर से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहां मैंने आपको एक इजी सवाल दिया है, यहां बी नहीं है, यहां पे स्टैंडर्ड क्या है, एक्स वाई है। तो अगर एक्स वाई था और फोर्स लग रहा था तो आपको यहां पे क्या करना था, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 था, तो इसका जब आप
कंपोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना आएगा, अभी आपने पढ़ा है, वो आएगा 10 cos 30, ठीक है, और ये आएगा 10 sin 30। तो एफ एक्स और एफ वाई आपको मिल गया। तो आपने इतना जो है कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहां का यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को बताया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप। तो आपने फट से जो है ये लिख दिया। यहां तक सभी बच्चे क्लियर है? अभी एक चीज बचती है, वो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया है, बट हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उस पर अभी आते हैं। उससे पहले आपको कुछ एक दो सवाल करा दूं कि बहुत बच्चे जो है सोच रहे हैं कि सर केवल थोड़ा और उनको क्लियरिटी आ जाए। जैसे एक सवाल लेते हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप along वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो ये है, ठीक है, अब ये सब स्पेस में है वेक्टर। अब ऐसे वेक्टर को आप कैसे एक दूसरे का कंपोनेंट लोगे? यहां तो कंपोनेंट लेना आसान था, ये मान लो 20 है और ये आपके पास 60 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका कंपोनेंट फटाक से बोलोगे सर 20 cos 60, हो गया मेरा काम। और ये हो जाएगा सर 20 sin 60, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां तो एक्स और वाई नहीं है ना, यहां तो आपका एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के का कंपोनेंट लेना है वेक्टर बी पे, और इन वेक्टर्स को देख रहे हो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो इसके लिए भी आपको मैंने वो रास्ता बताया था, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला। क्या सिखाया था भाई? याद करो और जल्दी से आंसर दो। क्या बताया था आपको? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, क्या सिखाया था? ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। उसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म क्या बताया था कि आपको जिसका कंपोनेंट लेना है उसका डॉट ले लो, और जिसके ऊपर कंपोनेंट ले रहे हो उसके मॉड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये देखो, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा कि ए का मुझे अगर बी पर, ए का एंगल थोड़े दिया हुआ है, एंगल आप निकाल भी नहीं पाओगे, इसीलिए तो कह रहा हूं ये फॉर्म यूज करना होगा। ए का बी पे आपको अगर कंपोनेंट लेना है तो आपको बता, प्रूव कर दिया था मैंने कि ए कॉस थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी के। इसका मतलब आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कंपोनेंट लेना है, तो आप ए डॉट बी करो और जिस पे कंपोनेंट लेना है उसके मॉड से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, तो क्या करने वाले हो, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे कंपोनेंट लेना है, तो क्या लिखने वाले हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्या लिखोगे बताओ भाई? ए डॉट बी लिखोगे, और जिस पर कंपोनेंट लेना है, मुझे ए का बी पर कंपोनेंट लेना है, तो मैं बी के मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दूंगा, यही तो सिखाया है। तो बस कर दो, डॉट प्रोडक्ट तो सभी को आता है, क्या आ जाएगा, 3 आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और किसके मॉड से डिवाइड करोगे यार? बी के। तो बी का मॉड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। आप सब लोग समझदार हो गए हो, ये √3 आएगा मॉड, ठीक है। तो यहां से डॉट लो, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, अच्छा -1 इंटू 1 -1 अपॉन में √3। आप बोलोगे सर के का, यहां पे के 0 है, तो 0 इंटू -1 0 हो गया। तो कितना आ गया यार, देखो 2/√3 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? तो आपको प्रोजेक्शन या कंपोनेंट मिल गया किसका, ए का बी पे, 2/√3। बहुत बच्चों ने कर भी लिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि मुझे वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, सुनो ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मुझे इसका क्या चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। क्या बताया था बताओ? वेक्टर कंपोनेंट में आगे एक काम और कर दोगे क्या, कि भाई मेरा ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर है बी,
मुझे इसका कंपोनेंट मिला, इतना कंपोनेंट मिला, कितना मिला 2/√3, ये पार्ट हमें मिला जिसको आप ओसी बोल रहे थे, ये 2/√3 मिला। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है यार, बी वेक्टर के अलोंग है, तो आप इस मॉडुलस को ओसी वेक्टर लिखना है आपको एक तरीके से। तो ओसी वेक्टर क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इसके मॉडुलस को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, बी के यूनिट वेक्टर से। क्या लिखने वाले हो, तो 2/√3 तो हमारा कंपोनेंट था, इतना मैग्नीट्यूड था, और ये किस डायरेक्शन में था, बी के। बहुत बढ़िया, तो बी कैप के लॉन्ग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बी कैप के लॉन्ग, ये बी कैप के से बी यूनिट वेक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। और सभी बच्चों को यूनिट वेक्टर लिखना आता है। 2/√3 बी कैप को क्या लिखोगे, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी लिखोगे, तो क्या आ जाएगा देखो, 2/√3 वेक्टर बी क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप, माइनस है ना, तो माइनस के कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में √3 होगा कि नहीं होगा इसका मॉडुलस। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, 2/3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये ओसी वेक्टर हो जाएगा, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहां से ओसी वेक्टर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। √3 कैसे आ गया, देखो √3 कैसे आया, मॉड लेना भूल गए, इसका मॉड लोगे तो क्या बताया था, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका जब आप मॉड लोगे, बी का मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो √3 ही तो आएगा ना। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो अगर आप देख लेना कि आपसे क्या पूछा गया है, कंपोनेंट पूछा गया है कि वेक्टर कंपोनेंट पूछा गया है। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आपको फिर इतना काम नहीं करना है, केवल आप क्या करोगे, a डॉट बी बाई मॉड बी कर देना। लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए तो जिस पर आप कंपोनेंट ले रहे हो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से उस कंपोनेंट को क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का है। यस, एक बच्चा पूछता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बहुत बढ़िया, उस पे भी आते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो सभी बच्चों को बताया मैंने, ए साइन थीटा। ठीक है, हाँ अभी क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है, आपको होमवर्क भी देंगे उसी पे। तो आप पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट के को एक और डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सभी बच्चों को पता चल ही चुका है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म निकालना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है ना, ये अपना ओ था, ये ओ ए था और ये ओ बी था, यही तो लेके चल रहे हैं। तो ये आपने बोला था कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब हमें चाहिए। तो अभी आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो एक ये आया था, बोलो, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ गया था जो अलोंग द था, इसका वेक्टर लिखना भी आपने सीख लिया, ओसी। अब हमें एक कंपोनेंट ये वाला चाहिए, ये वाला जो कि परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, मतलब हमें सी ए वेक्टर चाहिए, ये थीटा है, मैग्नीट्यूड तो सभी को पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सभी को पता है, ये ए है, ये थीटा है, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये अपना ए साइन थीटा होगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर आपसे सी ए वेक्टर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, तो सुनो मेरी बात, अभी आपने ओसी वेक्टर निकाल दिया है, ओसी वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लिया, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, तो आपने ओसी वेक्टर निकालना सीख लिया। आपको वेक्टर ए पता है और ये आपको सी ए वेक्टर चाहिए, तो आप ट्रायंगल लॉ याद करो, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा ओसी वेक्टर, ये कौन सा कंपोनेंट है, सी ए वेक्टर, यही तो है अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही है ना अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म।
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर ए है। तो यार ये बताओ कि आप इसको ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हो, इसका टेल इसके हेड पे ज्वाइन हो रहा है, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, खत्म कहानी। ठीक है, तो सी ए वेक्टर हमें चाहिए, वेक्टरली चाहिए, तो सी ए वेक्टर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस ओसी वेक्टर, वेक्टर ए माइनस ओसी वेक्टर, काम खत्म। तो वेक्टर ए आपको पता होगा, उससे आप ओसी वेक्टर को आप माइनस कर देना, अभी अभी आपने ओसी वेक्टर निकाला। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो तो आई थिंक इससे आसान रास्ता में और कुछ हो नहीं सकता, रास्ते और भी हैं, बट आई थिंक ये सबसे आसान रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो आप ये कर दीजिए कि परपेंडिकुलर जो एलोंग वेक्टर बी जो वेक्टर था उसका आप वेक्टर कर दीजिए और उसको ए से जो है माइनस कर दीजिए, तो हमें सी ए वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक बात है। और बाकी आपको मैग्नीट्यूड तो आता है, अगर ये ए लेंथ का है, ये थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा, जो ए का कंपोनेंट बोला जाएगा। आई थिंक इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दें क्या, देखो इधर ये तुमने ओसी वेक्टर निकाल लिया था, देखो ओसी वेक्टर निकाल लिया था ना, ये ओसी वेक्टर निकाल लिया था, और इसका ये जो वेक्टर है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, सीए, सीए ही तो अपना वेक्टर कंपोनेंट होगा। आई थिंक सभी बच्चे बता सकते हैं अब सीए क्या होगा, इट इज वेक्टर ए माइनस ओसी वेक्टर, खत्म हो गया। वेक्टर ए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म, बाकी तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आपको पता है ये ए साइन थीटा होगा, है ना, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो सी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना दिया था मैंने, 3i कैप माइनस जे कैप, माइनस ओसी तुमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया है, वो है 2/3i कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, निकाल लिया आपने। तो दो वेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है, तो दो वेक्टर का डिफरेंस ले लो और वहां से आपको सी ए वेक्टर मिल जाएगा, ये तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, तो यहां से आपको सी ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो सी ए वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 माइनस 2/3 कैप प्लस नहीं, यहां पे -1 और ये माइनस, तो यहां पे ओवरऑल माइनस बाहर निकाल देता हूं, तो माइनस, ठीक है, ये देखो 2/3 और माइनस है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 और -2/3, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + 2/3 जे कैप, जगह नहीं है आप कर लेना। ठीक है, तो ये आप कर ही लोगे, सी ए वेक्टर सब लोग कर लेंगे, तो यहां से आप सी ए वेक्टर निकाल लोगे। ठीक है, कौन सा पॉइंट मास वाला क्वेश्चन यार मुझे याद नहीं रहता, इतने क्लास लेता हूं। ठीक है, आप डीपीपी की बात कर रहे हैं, आई थिंक डीपीपी की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिएगा डीपीपी नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर, तो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो अब आप एक और भी चीज सीख रहे हैं, वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या है सर, पोलर फॉर्म कुछ नया नहीं है। आप देखिए जैसे कि यहां पर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, मैंने यहां पे कोई पी पॉइंट लिया, ध्यान दीजिएगा, एक पी पॉइंट लिया, तो यहां पर आपके पास, यार आप इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर करा दूंगा, मुझे पता तो होना चाहिए क्या कराना है, कौन सा क्वेश्चन कराना है डीपीपी का। पॉइंट मास वाला मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन में आपने लास्ट क्वेश्चन SW में, अच्छा स्लाइड में होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं।
ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहे हो ना यार, उसको पहले फोकस किया करो, फिर आप बता दिया करो तो नेक्स्ट क्लास में वो ले लेंगे। हालांकि अब मैं ये हैबिट बना लूंगा कि मैंने जो डीपीपी का जो होमवर्क दिया है वो मैं अगले क्लास में ही डिस्कस कर दूं। मैं ये कोशिश करूंगा, और आज से ही ये कोशिश करूंगा। आज मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो कल डिस्कस करूंगा, डीपीपी वाला, सॉरी डीपीपी कह रहा हूं, स्लाइड वाला, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। पिछले क्लास का कोई डीपीपी का सवाल गया होगा तो मैं स्लाइड देख के आपको बता सकता हूं, मेरे मोबाइल में जरूर होगा, तो मैं आपको स्लाइड देख के बता पाऊंगा। तो यहां पे एक मान लो ओपी है, अभी यहां फोकस करो। इस ओपी की जो लेंथ है वो आर है, ध्यान दीजिएगा, ओपी की लेंथ आर है और ये थीटा है। तो क्या मैं ओपी वेक्टर लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या मैं ओपी को ओपी वेक्टर लिख सकता हूं यार? ये ओपी वेक्टर लिख सकता हूं आर और थीटा। ओपी वेक्टर मतलब आर वेक्टर लिख सकता हूं किसके टर्म्स में? आर और थीटा के टर्म्स में, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं। एक्स और वाई के टर्म्स में तो सभी बच्चों को पता है। उसी चीज को अगर आप देखो, आपने अभी कंपोनेंट पढ़ा है यार, है ना, अभी आपने कंपोनेंट पढ़ा है। और कंपोनेंट क्या पढ़ा कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इतने लेंथ का एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक कंपोनेंट आएगा और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इतने लेंथ का, आर लेंथ का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट जाएगा, बच्चा समझ गया, बहुत बच्चा है, आर कॉस थीटा, ये आएगा अपना लेंथ इतना। और यार यही तो एक्स एक्सिस है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये जो आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आपने क्या सीखा? आर कॉस थीटा। और ये जो कंपोनेंट है थीटा के ऑपोजिट वाला, ये लेंथ, ये लेंथ क्या होता है? दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ। और वो कितना आता है? अभी कंपोनेंट लेना आपने सीखा, आर साइन थीटा। मानते हो कि नहीं? तो एक तरीके से यही तो वाई कोऑर्डिनेट है भाई। तो एक तरीके से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कॉमा वाई लिखते थे, उसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। बोलो भाई। तो दैट कोऑर्डिनेट इज बेसिकली आवर पोलर कोऑर्डिनेट। यही अपना क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। किसके टर्म्स में? जो आर है, जो डिस्टेंस है, और थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एक्स को और वाई को जब हम आर और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो दैट वी कॉल इट पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम यहां से पोजीशन वेक्टर भी अब लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है। एंड दिस आर कॉस थीटा इज बेसिकली आवर एक्स एंड दिस आर साइन थीटा इज बेसिकली आवर वाई। तो आप आर क्या लिखते थे? एक्स की डायरेक्शन में एक्स आई कैप, ऐसे ही तो लिखते थे, वाई जे कैप। तो अब x के जगह पे आप x ना लिख के क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ओके, तो दिस इज योर पोलर कोऑर्डिनेट। तो मतलब आप वेक्टर आर को और क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं? आप आर कॉमन ले सकते हैं और कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, थीटा के लॉन्ग, पास दूर की बात नहीं है, आप ऐसे सोचिए, थीटा के लॉन्ग, कुछ रटिए मत, मैं रटने पे विश्वास नहीं करता। आपको अभी मैंने सिखाया, ये मान लीजिए ओ पी क्यू है, तो आप कॉस थीटा लगा सकते हो ना यार। कॉस थीटा क्या होगा? ओ क्यू अपॉन ओ पी। अभी अभी तो बताया, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? ओ पी कॉस थीटा। और ओ क्यू ही अपना क्या है? कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ओपी का लेंथ क्या है? आर कॉस थीटा। सिंपल कॉस कोसाइन सॉरी, तो सिंपल हमने कॉस और साइन लगाया है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आ जाएगा। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर चाहते हैं, एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं जो ओपी की डायरेक्शन में हो, आप आर कैप चाहते हो, तो आर कैप क्या होगा यार? बताओ, आर कैप क्या होगा? वो होगा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। और मॉड आर इसको नीचे उतारो तो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर अपॉन मॉड आर मतलब आर, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मानते हो कि नहीं? तो ये आपका इस डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में, ये आपको आर कैप मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, याद दिला रहा है, पानी पी लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।
कितना ध्यान रखते हो यार तुम लोग मेरा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं भी चाहता हूं कि जितना आप मेरा ध्यान रखते हो उतना अपना भी ध्यान रखो पढ़ाई के लिए, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है 2 साल बाद जो है जितने पढ़ रहे हैं सभी कहीं ना कहीं एनआईटी और आईआईटी में जाएं। ठीक है, मैं यही चाहता हूं। और जिस दिन हम लोग मिलें तो हम लोग की आंखों में एक चमक हो, मेरे आंखों में ये चमक हो कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, आपकी आंखों में ये चमक हो कि सर आपके पढ़ाने से, मतलब ऑब्वियसली मेरे पढ़ाने से तो कोई केवल सेलेक्ट नहीं होगा, आप अपने टैलेंट से सेलेक्ट होगे। अच्छा, एमआईटी भी जाना चाहते हो? अरे सही है यार, अरमान बहुत ऊंचे हैं ऋतिक भाई। एमआईटी का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना दावा जरूर करता हूं कि अगर आप लोग मेहनत करते हो मेरे साथ तो मैं आप लोग को आईआईटी जरूर पहुंचा दूंगा। मतलब मैं क्या पहुंचाऊंगा, आप खुद जाओगे। ठीक है, एमआईटी तो मैं नहीं बोल सकता, मे भी इसमें से कुछ बच्चे हो जाएं, निकल जाएं, भाई उनका अपना टैलेंट है, वो एमआईटी भी फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस बच्चे में क्या छुपा है मैं कैसे बता सकता हूं। ठीक है, तो हो सकता है आप एमआईटी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि एमआईटी के बारे में कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, हाँ, बीएचयू आईआईटी चलना है तो मेरे साथ चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं, एमआईटी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो हमने एक मूवी देखी थी अपने टाइम में, गुडविल हंटिंग। ठीक है, रसल क्रो की मूवी है गुडविल हंटिंग। तो कभी टाइम मिले तुम लोगों को, तो अब समय भी नहीं है बट देखना जरूर, है ना। गुडविल हंटिंग एक मूवी है, रसल क्रो एक्टर है, उनकी मूवी है, उसमें एमआईटी की कहानी दिखाई गई है। एमआईटी की बिल्डिंग है, एमआईटी के कैसे डेकोरम होते हैं, क्लासेस, वो सब आप देख सकते हैं। मैसेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या बात मेरे भाई। तो वैसे तो एक मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है ना अपने यूपी में, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे यार, हम दोनों इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि मैसेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, हम आप जाएंगे कोई अच्छी जगह पे, एनआईटी और आईआईटी के नीचे बात नहीं करने का है। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ो तुम लोग। तो आज यार यहां तक ही रहने देते हैं आप लोग को। अरे यार, मणिपाल और नेपाल ये कौन सा है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये सब हमें नहीं पता। आईआईटी और एमआईटी में बहुत डिफरेंस है। देखो, आईआईटी और एमआईटी में वैसे ही डिफरेंस है कि आप इंडिया के टॉप ब्रेन आईआईटी में जा रहे हैं। ठीक है, आप वर्ल्ड के टॉप ब्रेन जो है एमआईटी में जाते हैं। एमआईटी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सैट लिखना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जाम देना होता है सैट। और केवल ये एग्जाम देने से नहीं होगा, इसके साथ आपका जो रिकमेंडेशन होता है, जैसे कि आपने कुछ अपने स्कूलों से बहुत कुछ अच्छा किया है, ओलंपियाड और कुछ कुछ किया है, तो आपको एक रिकमेंडेशन भी मिलता है। तो रिकमेंडेशन की भी बहुत वैल्यू होती है, और इंटरव्यू होता है। इन दोनों स्कोर से आप एमआईटी में जाते हो। ठीक है, तो एमआईटी जान लो। ठीक है, जानने में क्या जाता है, बट ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। आईआईटी और एनआईटी की सोच लेते हैं। अब मुझे नहीं पता, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे तो एमआईटी भी चले जाएंगे। आईएससी बैंगलोर इज ऑल्सो ए गुड इंस्टीट्यूट, वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट, एंड आई थिंक उसने भी जो है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, बिल्कुल। तो आप उससे भी चीजों को कर सकते हैं, बट प्योर साइंस, नॉट फॉर इंजीनियर्स, है ना, प्योर साइंस के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईटी के बहुत टॉपर एमआईटी में गए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। चलो बेटा फिर ठीक है, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात जाते जाते, मैं तुम लोग को फिर बोल रहा हूं कि लेक्चर्स धीरे धीरे टफ होता जाएगा। आप आदत डालो घर में पढ़ने की, एटलीस्ट लेक्चर रिवाइज करने की। लेक्चर कैसे रिवाइज करना है, आप रफ कॉपी लेके और सारी चीजों को खुद से करो। ठीक है, और फिर डीपीपी सॉल्व करो। ठीक है, तो ये अब आदत डालो, थोड़ा समय देना शुरू करो। ठीक है, मक्कारी अब छोड़ो। चलो फिर मिलते हैं।